ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? जी। आज क्या पढ़ा आपने न्यूज़पेपर में? कुछ 3 प्रमुख खबरें बताएंगे। महात्मा गांधी और भगत सिंह की विचारधारा दो विरोधी विचारधाराओं के रूप में देखी जाती है। आप कौन सी विचारधारा को बेहतर मानते हैं? सरकार तो सारी प्रयास करती, बहुत सारी समस्याएं हैं प्रशासन में और सरकार उसके समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास करती रहती है। आप ऐसा क्या बेहतर करेंगे अपने इन अनुभव के आधार पर? अगर महात्मा गांधी आज जीवित होते तो क्या बदलाव हो सकते थे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर? आपका डेट ऑफ ईयर है 1984। मध्य प्रदेश में इस ईयर में घटी कोई घटना है? कल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपकी हॉबी पर डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है। अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, संभव है कि कई बार प्रशासन में कुछ गोपनीय जानकारी होती है, कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, और अगर आप वो डायरी में लिख दें अजय शर्मा जी, जरा बोर्ड को अपने बारे में बताइए। ठीक है सर, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं मुरैना जिले से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए हिस्ट्री जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से की है। मैंने सेना में 17 साल सर्विस की है। इसके बाद पेंशन आके अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं। सर मेरी हॉबी डायरी राइटिंग। सेना में किस पद पर थे आप? सर मैं आर्मी में सिग्नलमैन बोलते हैं, जवान के पद पर ही। ठीक है, आर्मी में थे, बड़े सम्मानित पद पर आप थे। जी ठीक है, तो सिविल सेवा में आकर आप क्या अपना अनुभव यूज कर सकते हैं इसका? सर जो मैंने सेना से सीखा है सर, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा और सर एक बेहतर प्रशासक के तौर पर काम करूंगा। क्या सीखा है आपने सेना से? सर जैसे कि सर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अपने प्रति ईमानदारी। सर ये ईमानदारी का जो गुण है, जी इस पर हमें भरोसा कैसे हो जाए कि आप ईमानदार हैं? जिंदगी में कोई घटी ऐसी घटना बता सकते हैं जिससे बोर्ड को ये अनुभव हो जाए कि आप ईमानदार हैं? सर जैसे कि अभी मैंने 17 साल सर्विस की, तो सर जिस पे जो हमारा जो कैरेक्टर रहता है सर, वो हमें कैरेक्टर में एक्सीलेंस वहाँ से मिला है सर। तो इस तरह से सर वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है सर। और यहाँ सिविल में भी सर मैं 3 साल हो गए जैसे रिटायरमेंट के बाद, तो उसमें भी मेरा सर ईमानदारी जो है। ठीक है, आपका जो जन्म हुआ है वो एक विशेष तारीख को हुआ है, क्या मनाते हैं उस दिन? सर 23 मार्च को सर शहीद दिवस मनाते हैं, जिसमें कि हमारे 3 सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई है। किस संगठन से जुड़े थे भगत सिंह? भगत सिंह HSRA। क्या पूरा नाम होगा इसका? इसका HSRA का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके पहले कुछ और भी नाम था इसका? जी सर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, महात्मा गांधी और भगत सिंह की विचारधारा दो विरोधी विचारधाराओं के रूप में देखी जाती है। जी सर। आप कौन सी विचारधारा को बेहतर मानते हैं? सर जैसा कि दोनों ही विचारधाराएं अपने अपने हिसाब से सही थी, लेकिन सर मैं पर्टिकुलरली महात्मा गांधी की विचारधारा से सहमत हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी के कौन से विचार से आप ज्यादा सहमत हैं? सर उनका सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत था वो सबसे बेहतर सिद्धांत था। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, खुलकर कहते हैं कि मैं उन्हें हिंदू मान ही नहीं सकता जो वर्ण व्यवस्था पर भरोसा ना रखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था को लेकर महात्मा गांधी के जो विचार हैं उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सर वर्ण व्यवस्था की जो अवधारणा थी वो महात्मा गांधी की कर्म आधारित थी। जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का वो विरोध करते थे, कर्म आधारित व्यवस्था का वो समर्थन करते थे। महात्मा गांधी ने सीधा स्पष्ट रूप से माना है कि जो भी बच्चे हैं उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाना चाहिए। मतलब अगर किसी का पिताजी फर्नीचर का काम करते हो तो उसे वही काम अपनाना चाहिए, भले वो कलेक्टर बनने की योग हो। तो ये विचार तो वर्तमान परिस्थिति में देखें तो कहीं से भी तार्किक प्रतीत नहीं होता। सर वर्तमान में भी जैसे सर शिक्षा नीति पे ये अब जैसे व्यवसाय का जो आया है कॉन्सेप्ट, तो उसमें सर वो यही बोलते थे कि जो अगर बेरोजगार जो आज घूम रहे हैं तो सर वो उसको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो कर सकते थे, लेकिन अगर किसी में कोई और टैलेंट है तो सर वो दूसरे स्ट्रीम में जा सकता है। सर नहीं, इसका समर्थन नहीं करते गांधी जी। गांधी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है उसे अपने ही पैतृक व्यवसाय को अपनाना चाहिए। सर तो इसमें एक सिद्धांत ये भी हो सकता है कि वो जैसे बताते थे कि उसमें एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकता है। अगर मतलब वर्ण व्यवस्था जैसे वो वहां पे कोई काम है सर, तो उसमें वो एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकता है। अगर सर उसकी रुचि नहीं है तो सर दूसरे के लिए तो सर विकल्प नहीं है। गांधी जी की न्यायता का सिद्धांत क्या था? गांधी जी की न्यायता का सिद्धांत जैसे ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को वो बताते हैं कि जैसे जो अमीर वर्ग है इनके पास जो संपत्ति है सर, वो उसको वो उतना ही यूज करें जितनी उनको जरूरत है, उसके बाद वो उसको ट्रस्टी बन जाए, और जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या शोषित वर्ग हैं उनके लिए उसका सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है, अगर महात्मा गांधी आज जीवित होते तो क्या बदलाव हो सकते थे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर? सर महात्मा गांधी आज जीवित होते तो सर जो सत्य और अहिंसा का जो प्रचार प्रसार हो सकता था, और सर पर्यावरण के क्षेत्र में भी कई काम हो सकते थे, और सर जो कि एक
अमीर वर्ग और जो गरीब वर्ग की जो खाई है उसको काटा जा सकता था। अमीर और गरीब की खाई को कैसे पाट सकते थे गांधी जी के? सर जैसे उनका न्यायशीलता का सिद्धांत इसी पे आधारित है कि सर जो अमीर वर्ग है उनको गरीब वर्गों की सहायता करनी चाहिए सर। तो इस क्या गांधी जी के जो विचार हैं वो व्यवहारिक रूप से लागू किए जा सकते हैं? कैसे बताएं सर कुछ हद तक तो लागू किए जा सकते हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं सर, क्योंकि इसमें जो दान देने वाला है उसकी भी सर मंशा कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व रहती है सर। ठीक है, आप किस पद पर जाना चाहते हैं बताएं जरा। सर मैं जिसमें जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं सर, जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस से भरा है तो उसमें सर अधीनस्थ लेखा सेवा है, और सर अगर मेरे नंबर अच्छे हुए तो सर मैं तहसीलदार के पद पर। नायब तहसीलदार। जी, नायब तहसीलदार का क्या काम होता है? नायब तहसीलदार एक राजस्व अधिकारी है सर। इसके तहत वह पटवारी और जो कानून वो है उनके कार्यों का निरीक्षण करता है सर। भूमि संबंधी जो कार्य हैं उनको देखता है सर, और सर जो अभिलेख हैं भू संबंधी अभिलेख हैं उनको सुधारने का कार्य। नायब तहसीलदार के बारे में मध्य प्रदेश के किस एक अधिनियम में चर्चा की गई है जिसमें उसके कार्यों की, उसकी जिम्मेदारियों की चर्चा की गई है? कौन सा अधिनियम? सॉरी सर मैं इसको पढ़ूंगा। ठीक है, अपनी कोई 3 क्वालिटी बताइए जो आपके सिलेक्शन में सहायक हो। सर मैं एक ईमानदार हूँ सर, और सर और अपने प्रति भी ईमानदार हूँ, और सर मैं ईमानदार होना और अपने प्रति ईमानदार होना दोनों अलग अलग बातें हैं क्या? सर ईमानदार में जैसे कि सर मैं काम, जैसे जो भी हमें सेना में काम मिलता था वो तो हो गया उस काम के प्रति ईमानदार। अपने प्रति ईमानदार सर जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ सर, तो मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, इसलिए मैंने पढ़ाई करके सर उसको अचीव किया सर। इसके ठीक है, ओके। अजय जी, सर आप सेना में 16-17 साल का अनुभव रहा है, बहुत शानदार अनुभव रहा है। तो सिग्नल में थे आप। जी सर। आपका काम क्या रहता था? सर हमारा काम कम्युनिकेशन का काम है। इसमें सर वायरलेस है, और सर जो हैंडहेल्ड रेडियो सेट या वायरलेस रेडियो सेट उनको ऑपरेट करना। अच्छा, तो कहाँ कहाँ पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं, किन किन सर शहरों में? मैंने फर्स्ट मेरी यूनिट थी वो थी कौसानी, ये उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरी सर मेरी बीनागुड़ी बंगाल में थी। तीसरी मेरी जम्मू में थी। चौथी मैंने अमृतसर में दी। 5वीं मैंने रजौरी फिर JNK में गया, और सर 7वीं मेरी भोपाल में थी जहाँ से मैं टैक्स। ओके, तो आपका जो 16 साल का अनुभव रहा है, तो आप अपने इस अनुभव का इस्तेमाल प्रशासन में आने के बाद कैसे करेंगे आप उसको? क्योंकि देखिए, सरकार तो सारी प्रयास करती है, बहुत सारी समस्याएं हैं प्रशासन में, और सरकार उसके समाधान के लिए बहुत सारे प्रयास करती रहती है। आप ऐसा क्या बेहतर करेंगे अपने इन अनुभव के आधार पर? सर इन अनुभव के आधार पर हमें सर जो जरूरतमंद है उसको सर जो सेवाएं और सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं सर। और सर जो हमने जैसे कार्य अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? सर इम्प्लीमेंट हो रहा है सर। प्रशासन में इम्प्लीमेंट तो हमेशा ही होता रहता है, जब से प्रशासन बना है तब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन सर जो मैं अपने गुणों के आधार पर बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपका डेट ऑफ ईयर है 1984। मध्य प्रदेश में इस ईयर में घटी कोई घटना है? ये सर दुर्भाग्य से 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी सर, जिसमें कि कई लोगों की जान गई। कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट। और एक घटना और राष्ट्रीय स्तर पर घटी थी, आपको अगर पता हो तो? राष्ट्रीय स्तर पर एक घटना ऑपरेशन मेघदूत भी हुआ था सन 1984 में, जो हाईएस्ट बैटल फील्ड है जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे भारत और पाक सेनाओं के बीच युद्ध की स्थिति हुई थी। तो सर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है? सर जो EWS है उसके लिए सर संविधान संशोधन 103/2019 हुआ है सर। इसके तहत सर जो वर्ग आएगा इसके अंदर उसको सर उसकी जो आमदनी है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए सर, 5 एकड़ भूमि से कम होनी चाहिए। संविधान में क्या प्रावधान है? संविधान में सर 15 आर्टिकल 15 और 16 में सर अनुच्छेद 15 में क्या है? 15 में सर 6वां पार्ट जोड़ा गया और 16 में 6 पार्ट जोड़ा गया सर। क्या दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं? सर वो ठीक है। जीवाजी राव विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जीवाजी राव के बारे में बताइए आप थोड़ा। सर जीवाजी राव सिंधिया घराने से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1925 से 1948 में अपनी सेवाएं दी सर, और इनके समय की महत्वपूर्ण घटना थी कि जो रियासत थी सिंधिया रियासत, उसका विलय भारत संघ में हो गया, भारत संघ में कर दिया गया था। ठीक है मैडम। अजय जी, मुरैना के अंबाह से हैं, मुरैना के कुछ पर्यटन क्षेत्रों के बारे में बताइए। मुरैना के पर्यटन क्षेत्रों में एक ऐती गाँव जिसमें सनी लोग है, दूसरा मितावली है, पड़ावली है, और एक शौनिया में ककनमठ मंदिर है। धार्मिक पर्यटन के अलावा कोई प्राकृतिक पर्यटन भी है क्या मुरैना में? प्राकृतिक पर्यटन में जैसे सबलगढ़ के पास में पहाड़गढ़ है, वहाँ गुफाएं मिली थी। पहाड़गढ़ में गुफाएं मिली है, 86 गुफाएं मिली। ठीक है,
आपकी हॉबी है डायरी लेखन, कब से डायरी लिख रहे हैं आप? मैम मैं सेना में था तब से 2020 में, स्पेशली कोरोना के काल से मैं डायरी लेखन शुरू किया। क्या फायदे हैं डायरी लिखने के? डायरी लेखन के जैसे मैंने इनिशियली शुरू किया था तो हमें क्या था, वहाँ से सेना से ऐसे आदेश था कि आप जिससे मिल रहे हो उसका नाम लिखो पहले। तो फिर हमने ऐसे शुरू किया, जैसे हम डेली बेसिस पे नाम लिखते थे जिससे भी मिलते थे, तो उसमें ये पता चल जाता था कि हमें किस किस से मिले हैं। अगर उसको कोई अफेक्ट हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है तो वो पूरे बंदों को जल्दी ही हम वो कर सकते थे कि कौन कौन बंदा इन्फेक्टेड है, तो वो क्वारंटीन हो जाता था। फिर इसके अलावा मैम जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत डायरी लिखता हूँ, तो सुबह से जैसे उसमें ग्रेटिट्यूड डायरी लिखता हूँ, तो सुबह से मैं भगवान को जैसे ग्रेटिट्यूड जो भी मुझे प्राप्त है उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड देता हूँ। फिर मैं शाम को अपनी जो भी विचार या जो मेरे साथ जो भी घटनाएं हुई हैं उनको डायरी के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ। इससे क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कहीं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, उनको मैं अपनी डायरी के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। आपका समाजशास्त्र से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, समाजशास्त्र से संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी आपसे। आप मुझे बताइए कि आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था भारतीय सनातन परंपरा का हिस्सा है, जिसके तहत मनुष्य की जो आयु थी वो 100 वर्ष मान के 4 आश्रमों में विभक्त की थी, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। इनमें 25-25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत कोई भी बच्चा या 25 साल से जो छोटा होता था वो जाके वहां पे गुरुओं से ज्ञान सीखता था और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता था। उसके बाद सीखे हुए ज्ञान को वो गृहस्थ आश्रम में अपना अप्लाई करता था, तो वो गृहस्थ आश्रम। फिर वानप्रस्थ आश्रम में वो घर से दूर जा जाके जो भी उसने सीखा है उसको वो बताता था समाज के हिस्से के रूप में। और लास्ट में जो संन्यास आश्रम है उसके तहत वो मतलब जहाँ पे वन या जंगलों में चला जाता था, फिर घर में नहीं। आपके अनुसार अभी आप कौन से आश्रम व्यवस्था के कौन से अंग में हैं? मैं गृहस्थ आश्रम। अभी आप गृहस्थ आश्रम में हैं। और वानप्रस्थ आश्रम में जाने का कोई आपके है क्या रास्ता आपके पास? वानप्रस्थ आश्रम में अभी व्यवहारिकता में वानप्रस्थ आश्रम नहीं चल रहा है, क्योंकि जो सरकार ने अभी जैसे यहाँ पे 62 साल तक जैसे कि रिटायरमेंट किए थे, तो 50 साल पे जैसे वानप्रस्थ में जाते थे, तो वो अभी व्यवहारिक तौर पर नहीं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? जी। आज क्या पढ़ा आपने न्यूज़पेपर में? कुछ 3 प्रमुख खबरें बताएंगे? आज की खबरें में जी, आज आप पढ़ के आए न्यूज़पेपर कि नहीं पढ़ के आए? जी पढ़ा। तो बताइए 3 खबरें। सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर। अच्छा, आपने हाल ही में सुना होगा कच्चा तीबू द्वीप के बारे में, जी। बताइए क्या मुद्दा है वो? कच्चा द्वीप जो द्वीप कच्चा है, तीबू द्वीप। हाँ, तीबू द्वीप है, तो उसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने व्याख्यान में बताया है कि 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने उसको श्रीलंका को दे दिया था। तो उसमें कई सामरिक मुद्दे अपने भारत के वो हो रहे हैं, जैसे कि जो मत्स्यन पर्यटन को एक तो वो क्षति हुई है, क्योंकि जो नेवी है श्रीलंका की वो अपने बंदों को कैप्चर कर सकती है, लेकिन वो हमारे पास होता तो वहाँ पर मत्स्य को बढ़ावा दिया जा सकता था और सामरिक दृष्टि से भी वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने युविका योजना के बारे में सुना है क्या? युविका के बारे में नहीं सुना है। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, एप्लीकेशन सक्षम क्या है? एप्लीकेशन सक्षम अभी चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया है, जिसके तहत जो दिव्यांग हैं उनको वहीं घर से ही, उनके जो 40% से ऊपर दिव्यांग हैं उनको घर से ही वो बैलेट के माध्यम से जो उनका वोट कास्ट किया। केवल दिव्यांगों के लिए है क्या ये? सक्षम तो दिव्यांगों के लिए। ये एप्लीकेशन किसके लिए शुरू किया गया? मेरा प्रश्न आपसे ये है। सक्षम एक्चुअली सक्षम तो मैम दिव्यांग के लिए है, लेकिन इसमें मैं एग्जैक्ट नहीं पता। क्या निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई प्रावधान रखा है कि घर से वोट डालने की सुविधा किसी और को भी देंगे? जी, और 85 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनके लिए ये व्यवस्था की है। प्रारंभ से ये आयु 85 वर्ष थी क्या? नहीं, प्रारंभ से तो मैं पढ़ा नहीं है, तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये अभी तो लेटेस्ट मैंने पढ़ा है तो उसमें 85 वर्ष से किया है। ठीक है सर। अजय जी, अभी आप एप्लीकेशन की चर्चा कर रहे थे, एक एप्लीकेशन और चर्चाओं में सी विजिल जी, ये अब क्या है? सी विजिल ऐप तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया गया है सर। सी विजिल का जैसे तात्पर्य ही है, विजिल माने विजिलेंस करना, तो वो निगरानी करेगा चुनाव आयोग के संदर्भ में। मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य जैसे सर आचार संहिता का अगर उल्लंघन होगा तो वो 24 घंटे के अंदर पर वहाँ कार्रवाई करेगा। तो सी विजिल के माध्यम से कैसे आचार संहिता के संबंध में शिकायत कर सकती है? जैसे सर जो शिकायत करता है वो सर फोन से अपलोड कर सकता है, और जो किस एरिया में ये आचार संहिता का उल्लंघन किया है फिर वहाँ पे जाके निर्वाचन आयोग। एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपकी हॉबी पर डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है, क्या लिखते हैं आप डायरी में? मैं सर जैसे सुबह मैंने बताया कि मैं ग्रेटिट्यूड डायरी लिखता हूँ, फिर शाम को जब रात सोने से पहले मैं सर अपनी जो भी दिन भर की जो दिनचर्या हुई है, कोई ऐसी स्पेशल घटना हुई है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी घटना हुई है जो
देश के प्राइवेट मूवमेंट हो, जैसे कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई थी जो साउथ है, तो सरकार बोल तो वो मैंने आपकी जो हॉबी है, अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, संभव है कि कई बार प्रशासन में कुछ गोपनीय जानकारी होती है, कॉन्फिडेंशियल बातें होती है, और अगर आप वो डायरी में लिख दें तो ये तो सबको, और किसी के हाथ लग जाए डायरी, सर मैं व्यक्तिगत डायरी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सॉरी सर, मैं व्यक्तिगत डायरी लिखता हूँ, और सर जैसे कि मैं आर्मी में था तो आर्मी में भी कई गुप्त जानकारी होती है, तो वो मैं सर मेंशन नहीं करता था उसको। चलिए ठीक है अजय जी, आपका दिन शुभ हो, शुभकामनाएं, गुड लक। जा सकते हैं। सर कैसा लगा आपको? एक दो जगह एक ही चीज मुझे थोड़ी सी खटक रही थी बार बार, आवाज। हाँ बीच बीच में बहुत लाउड हो रही है आवाज ना। आप आर्मी से हैं, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, आंसर बहुत अच्छे थे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल सर ने फिर पूछा, मैडम ने पूछा शायद अखबार को लेकर, न्यूज को लेकर। मैं पढ़ा था, लेकिन क्या है कि मैं जैसे मैं क्रिकेट का आईपीएल का वो मुझे मैंने हेडिंग नहीं अच्छा, याद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सॉरी ना बोले तो अच्छा है, जैसे अखबार पढ़ा है रही। और उसके बाद एक भी खबर पता नहीं है, एक आध कोई खबर तो माइंड में लेकर चले ना। आवाज को लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत बीच बीच में अच्छी loud हो चलती है, जाती है। अचानक से लाउड हो जाती है ना। उस पर बाकी काम करें, बाकी आंसर तार्किक लगी मुझे, अच्छा लगा। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि आपका हो सिलेक्शन नहीं, नॉलेज बहुत अच्छा है। अच्छा नॉलेज है, क्योंकि जनरली भूतपूर्व सैनिक जितने भी आते हैं ना, उनकी आवाज मुझे मुझे यही लग आपकी रहा है। जैसी ही लगती है, लेकिन नॉलेज मुझे लगता है आपके पास बेस्ट है। नहीं, मुझे यही लग रहा था कि करंट अफेयर से क्वेश्चन शायद आप नहीं हाँ। दे पाओगे। आपने बहुत अच्छे से उस क्वेश्चंस को कैच किया और अच्छे से उत्तर दिए। अच्छे आंसर आए ना। आपको कुछ पूछना है? मैं ये पूछ रहा कि अभी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज शास्त्र है, समाज में जैसे कि वो हाँ। सिद्धांत हाँ, वगैरह वो वो तो किया अभी हुआ है। सब्जेक्ट वाली किताब खुली कहाँ है? हाँ। राजनीति भी है, इतिहास वही भी बात है, है, सोशियोलॉजी भी है। है, बेसिक चीजें कवर कर लेना, है ना। और जो घटनाक्रम चल रहे हैं इन पे थोड़ा सा काम कर लेना। पॉलिटिकल मामले भी बहुत सारे चल रहे हैं एक साथ, चुनाव थोड़ा सा में काम कर चुनाव लेना। चल रहा है अभी, हाँ। उस पर भी प्रश्न बन आपका सकते प्लस हैं। पॉइंट सबसे ज्यादा आपका सेवा क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू उसके पूरे अराउंड में जाना चाहिए। पहली बार आप बच रहे थे जब सर ने पूछा कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, थोड़ा बचे। फिर दूसरी बार जब आपने पूछा कि तब आपने कम्युनिकेशन बताया कि मैं यहाँ पे, तो वो बहुत प्लस पॉइंट है आपका। तो आप उसको ज्यादा हाईलाइट करो ताकि वो वहीं पर घूमे, क्योंकि आप इतिहास राजनीति शास्त्र उतना नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात तो है। कोशिश आपके करो पास कि है वही plus इर्द गिर्द point। रखो अपने, क्योंकि उसमें अनुभव तुम्हारे को वहाँ पे। और एक्साइटमेंट के साथ बताओ कि मैंने सेवा की है तो है कि, तो वो बहुत अच्छे से इंटरव्यूज के आसपास जाएगा आपका। कॉन्फिडेंस हाँ बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। स्टार्टिंग में ये वाला हाथ हिल रहा था आपका, यू कर रहा था, थोड़ा सा मैं पर वो क्या ठीक हो गया था समय के साथ। कॉन्फिडेंस ठीक था, थोड़ा सा बीच में ओवर हो गया, थोड़ा सा लगा आवाज ज्यादा हो। डबल कैसे कम हो जाएगा उस दिन। नहीं, बहुत कम भी ना हो, घबराहट भी नहीं उसको करना। तो मैं सर इसलिए उसको छेड़ नहीं रहा हूँ, हाँ उसको रहने दे रहा हाँ, हूँ, हाँ। क्योंकि वो एक जगह और गया था, उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज ठीक है, हाँ। तो बोला तो मैडम तो आज तो वैसे ही आप है। हाँ। तो मैंने कहा उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो प्लस में ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप जागरूक हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जागरूक। आंसर बहुत अच्छे आए, आंसर तो बहुत अच्छे बढ़िया। आए ना। गुड ठीक लक है, अजय। गुड लक।